चुनाव के सबसे बड़े रणनीतिकार देश के गृह मंत्री अमित शाह, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखें कि 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो मतदान का जो परसेंटेज है वो कम रहा। कैसे आंकते हैं आप इसको? देखिए, इसका विश्लेषण तो करना चाहिए। हम तो चुनाव के मैदान में हैं, आप लोगों के पास समय होता है, विश्लेषण करिए। मगर मैं बता देता हूं, ये 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और साथी दल 100 का आंकड़ा पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं और हम निश्चित रूप से एनडीए 400 पार करने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के वोटर नहीं निकल रहे हैं। अब विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं? विपक्ष ऐसा कहेगा कि हम हारने का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जमीन पर लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी का समर्थक, एनडीए का समर्थक, मोदी जी का समर्थक, एक एक वोटर जुनून के साथ पोलिंग कर रहा है। उदासीनता है तो इंडिया अलायंस के खेमे में है। और शायद, मैंने कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया है, परंतु शायद ये उदासीनता जो थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, उसी का कारण वो ही होगा। ये जो बात है कि वोटिंग कम, परसेंटेज कम हुई, एक वजह ये भी हो सकती है, ये जो नारा लगा 400 पार, मतलब, और जो कहते हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही, तो लोगों को लगा कि अगर मोदी ही आएगा, इसी वजह तो नहीं है कि उदासीन हो गया वोटर। जरा भी नहीं है। मोदी को वोट देने वाला हर व्यक्ति, मोदी के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति देश के लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। मेरी बात याद रखना दिबांग जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक अपना पूरा वोटिंग कर रहे हैं। उदासीनता कहां है, ये जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। एक बात ये देखी जा रही है कि मुद्दा विहीन एक तरह से चुनाव है, यानी कोई बड़ा एक थीम नहीं है इसकी। जैसे आप देखिए 2014 में था अच्छे दिन आने वाले हैं, 2019 की बात करें तो ये था कि घर में घुस के मारेंगे। इस बार कोई ऐसी बात नहीं निकल के आ रही है चुनाव में अब तक। नहीं, मीडिया की दृष्टि से नहीं हो सकता, देश की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मुद्दे भी है। इस 10 साल के अंदर हमने देश के 80 करोड़ लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। गरीबी से, बेइंतहा गरीबी से जीने वाले सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर एवरेज, कहीं 14 करोड़, कहीं 12 करोड़, कहीं 13 करोड़ हमने गरीबों के घर में गैस दिए हैं, पीने का पानी दिया है, टॉयलेट दिया है, घर ही दे दिए हैं, 5 लाख तक का बीमा दिया है। कई करोड़ लोगों को, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। सबको कोरोना के टीके लगे हैं। ढेर सारे लोग, 80 करोड़ लोग जो अपने आप को ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कट ऑफ पाते थे, वो आज आशा के साथ ये चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया से ही मेरा भला होगा। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश का अर्थतंत्र आज पटरी पर चढ़ा हुआ है। 11वें नंबर पर 10 साल तक मेंटेन किया था, जो अटल जी छोड़ कर गए थे। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उसको वहीं का वहीं रखकर चले गए। नरेंद्र भाई ने 10 साल में 5वें नंबर पर लाया है। और मैं दिबांग जी आपकी चैनल पर देश की जनता को एक गारंटी मोदी की बताना चाहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बना दें, हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। इसके साथ देश सुरक्षित हुआ है। आतंकवाद पर आज पूर्णतया काबू पा लिया गया है। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंप्लीट कंट्रोल में है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत सुधरी है। ये सारे कोई मुद्दे ही नहीं है क्या? बहुत बड़े मुद्दे हैं भैया, और इसको ही देश की जनता एक्सटेंड करना चाहती है। और ये सारा जो चमत्कार है, ये पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार के कारण हुआ है। 2 बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, एक स्थिरता आई राजनीति में,
30 साल की मिली जुली सरकारों से देश को मुक्ति मिली, एक निर्णायक नेतृत्व मिला जिसने पॉलिसियां भी बनाई, पॉलिसियां इंप्लीमेंट भी करी और परिणाम भी प्राप्त किया। इसके कारण आज पूरे देश में हौसला बढ़ा है। 130 करोड़ लोग ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि 2047 में विकसित भारत हम निश्चित रूप से देखेंगे और हम दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? अपने देश की जनता का सामूहिक आत्मविश्वास जागृत करना। और नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास को जागृत करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं जनता चुनाव के दिन का राह देखकर बैठी है। डिब्बे खुलने दीजिए, एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोटिंग हो रही है। एक बात ये देखी जा रही है कि जो 400 पार की जो बात हुई, जो नारा लगा, उसमें आपके सांसद है फैजाबाद के लल्लू सिंह जी, कारवार से आपके सांसद है अनंत हेगड़े, उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, उम्मीदवार हैं ज्योति मिर्धा। इन लोगों ने ये बात कही कि ये संविधान में परिवर्तन के लिए है। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत उड़ान भरी, बड़े आप बातें कही। खुद प्रधानमंत्री हालांकि कह चुके हैं कि अगर अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या ये जो मैसेजिंग है उसमें इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ इन कैंडिडेट्स के बयानों की वजह से? जरा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है। दिबांग जी, आप तो स्टडीड पत्रकार हो, आपका स्टडी होना चाहिए। आपने खुद ने भी स्टडी कर आना चाहिए। हमारे पास पूर्ण बहुमत और संविधान बदलने के लिए बहुमत 10 साल से है। हमने पूर्ण बहुमत का क्या गलत इस्तेमाल किया? हमने पूर्ण बहुमत का धारा 370 को समाप्त करने में उपयोग किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में उपयोग किया, सीएए को लाने में उपयोग किया और राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किया। ये क्या अनाप शनाप राहुल जी बोले लगते हैं? कभी मिलना हो जाए तो बताओ कि कोई भी चीट पकड़ा दे। ऐसे नहीं पढ़ लेते भैया, स्वयं का दिमाग अप्लाई करना होता है। क्या बोले जा रहे हैं? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है, देश की जनता ने ही दिया है। 30 साल के बाद स्थिर सरकार पहली बार 14 में आई और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चली। हमने क्या किया है? हमने गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनको मजबूत किया है। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और अधिकारों की लड़ाई में परिणाम भी लाए। इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग को सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं था, नरेंद्र मोदी ने दिया। और एक कांग्रेस पार्टी क्या अनाप शनाप आरोप लगा रही है। मैं आपको बताता हूं, एसटी, एससी, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने की। कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण कर दिया। कभी ऐसा होता है कि एक धर्म के सारे लोग पिछड़े हो गए? कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं। हैदराबाद में कर दिया। किसके परसेंटेज कटे? ओबीसी के कटे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण डाइल्यूट करने का काम आजादी के बाद अगर किसी एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, मुस्लिम आरक्षण देने के लिए। और ये बहुत फर्म है। हम धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं मानते हैं। एक गैर संवैधानिक है और कांग्रेस ने एक गैर संवैधानिक कृत्य किया है। आपने जो ये कहा कि ये शरिया पर चलेंगे, कांग्रेस मैंने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने कहा। ये शरिया कैसे आया इसमें? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ को तवज्जो देंगे। पर्सनल लॉ कौन सा है देश में? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो तो डरते हैं, इसलिए कहते नहीं है कि हम यूसीसी नहीं लाएंगे। हम यूसीसी लेकर आए उत्तराखंड में, इसलिए कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ रिस्टोर करेंगे। ये शरिया ही तो है, और क्या है? आपके पास कोई अलग अर्थ हो तो समझाइए मुझे जरा। मैं तो यही समझता हूं। या तो कांग्रेस पार्टी ने समझाना चाहिए। पर्सनल लॉ से क्या मतलब है?
और किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? हमारी संविधान सभा का यह मैंडेट है कि इस देश के विधानमंडल और संसदों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। आज कांग्रेस उससे मुकर रही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए, इसलिए पर्सनल लॉ की हिमाकत करते हैं, वकीलात करते हैं। हमारे संकल्प पत्र में हमने स्पष्टता से कहा है, समय आ गया है कि पूरे देश में यूसीसी लगाया जाए। ये बताइए कि आप अगर इतनी सीटें मांग रहे हैं, 400 सीटें मांग रहे हैं जनता से, तो योजना क्या है आपकी? करना क्या चाहते हैं आप इतनी सीटों का? मैं तो 542 की 542 में हमारे विचार वाले लोग ऐसा चाहता हूं। सीटों देखिए, पार्टी का विस्तार और योजना, इसको शंका से नहीं देखना चाहिए। हमने हमारा संकल्प पत्र कोई छिपा नहीं रखा है ना, देश के सामने है। हमने कहा है कि हम यूसीसी लगाएंगे। हमने कहा है 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे। हमने कहा है नए 3 करोड़ घर बनाएंगे। हमने कहा है हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। हमने कहा है हर घर में पाइप से गैस पहुंचाएंगे। हमने कहा है पीएम सूर्य घर योजना से देश के करीब करीब 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल शून्य कर देंगे। हमने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाकर वीमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे। यही करना है, और क्या करना है? पर इसके लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है, वो तो आप बहुमत से कर सकते हैं। तो आपका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम कर दे क्योंकि दिव्यांग को तकलीफ है? अरे भाई, कोई भी पार्टी अपना विस्तार ही करना चाहती है। हमने अच्छा काम किया इसलिए अधिकार से वोट मांग रहे हैं। भारत की जनता के वोट पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। ये बताइए कि अगर घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कई लोग को आवन चीजें हैं। उन्होंने नौकरियां देने की बात की, उन्होंने 400 रुपए दिहाड़ी मनरेगा के लिए करने की बात की। इसी सवाल कांग्रेस वालों को आपके माध्यम से पूछता हूँ जी। इंदिरा जी ने 3 पीढ़ी पहले कहा था, कांग्रेस पीढ़ियों से चलती है इसलिए कहता हूँ, ये 4थी पीढ़ी है इनकी। 3 पीढ़ी पहले कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में 60 करोड़ परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 14 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था। 10 करोड़ लोगों के घर में गैस नहीं था। देश के 7 करोड़ लोगों के पास घर नहीं था, घर में खाना नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। पहले आपकी दादी जी ने कहा था आप हटा नहीं पाएंगे। आपके वादों पर कौन भरोसा करेगा भैया, बताओ? कोई भरोसा नहीं करता। पर जैसे 30 लाख नौकरियां हैं, दिहाड़ी बढ़ाने की बात है, इस तरह की चीजें बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखती हैं, लोक लुभावन चीजें। नहीं, हमने करा है। मोदी जी ने अभी 1 साल में 10 लाख नौकरियां दी 2023-24 में। हमने तो कर दिखाया है, और ये तो ड्यूटी है। एक और जो महत्वपूर्ण एक बहुत ये मुद्दा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस की पार्टी है सीपीएम, उसने कहा कि वो परमाणु हथियारों को नष्ट करेगी। देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, परंतु मुझे दुख इस बात का है कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति नहीं की है। देश की सुरक्षा के साथ इस तरह की लूज बातें कर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे अकेले से परमाणु शस्त्रों से मुक्त होने से क्या विश्व में शांति हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टियों को, क्यों ये सलाह रसिया और चाइना को नहीं देते हो? क्यों पाकिस्तान को नहीं देते हैं? और क्या मकसद है? ये इरिलेवेंट हो चुके हैं दिव्यांग जी, पूरी दुनिया में इरिलेवेंट हो चुके हैं, भारत में भी इरिलेवेंट हो चुके हैं। मगर आप जैसे गिने चुने पत्रकार रह गए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को ध्यान से पढ़ते हैं। मैं तो सबको पढ़ता हूं। नहीं, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, इसको मान लेना ठीक नहीं है। मैं ही कहता हूं कि ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, फिर आप ये कहते हैं इनकी सरकार आएगी तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री आएगा।
किसी इंडी अलायंस के नेता ने ही कल कहा है कि हमारे 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बनेंगे। शायद योजना हर साल एक की होगी, परंतु अभी 3 तो बोल ही गए। मैं नहीं कहता। इसमें आपका जो प्रचार है उसमें बहुत ये देखा जा रहा है अमित जी कि एक तरीके से आप कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ऐसे कर देगी, कांग्रेस आएगी तो ये बिगाड़ देगी, शरिया कर देगी। ऐसा क्यों नहीं है कि बीजेपी जो अपना काम किया उसकी बात करे? वो तो बोलते, वो हम बोलते ही है, परंतु ये हमारी एक भी बात कांग्रेस पर थोपी हुई नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की बात करी है, तो इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा। देश की जनता के सामने ये बात रखना हमारा दायित्व है भाई। संजय सिंह बेल पर बाहर आ गए हैं, मुखर हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं उनको दबाने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए, विपक्ष के खिलाफ आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस आरोप को मैं आपको बताता हूं, कम से कम आप पार्टी ने बोलना नहीं चाहिए। आप पार्टी का पूरा चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। फिर उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी। बंगला लिया तो लिया, सरकारी बंगले को तोड़ मरोड़ कर करोड़ों रुपए का खर्च कर शीश महल बना दिया। इन्होंने कहा था हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अब खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है। वो ऐसा मानते कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी आरोप में अरेस्ट हुआ तो मॉरल ग्राउंड पर उसने पहले इस्तीफा नहीं दिया। और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाए और इस्तीफा ना दे। तो ऐसा प्रोविजन भी नहीं करा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। सब ऐसा मानते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, हो ही जाएगी। केजरीवाल की कल्पना, इस तरह की निर्लज्जता की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं करी थी। तो क्या सरकार को बर्खास्त करने की कोई बात आप सोच रहे हैं? कोई हम कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसा हमने कहा भी नहीं। क्या कर सकते हैं आप ऐसा? कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस दिशा में कोई गया ही नहीं है। अब उनको जनता इस्तीफा कराएगी, हम नहीं कराएंगे तो कभी ना कभी। केजरीवाल की जहां तक बात है, वो ये कहते हैं कि उनको सिर्फ एक बयान पर फंसाया गया, जेल में रखा गया। औरो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी हैं, उन्होंने नवंबर 22 में उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 5 करोड़ बीजेपी को दिए, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन पर वो जेल से बाहर निकले, उनको अप्रूवर बनाया गया, उनको माफी मिली। केजरीवाल जेल चले गए। इस सब में अप्रूवर बनाने से माफी नहीं मिलती है, केस चलता है। ये गलत फहमी फैलाई जा रही है। और सवाल इनके खिलाफ क्या सबूत है, ये हाई कोर्ट में एप्रिशिएट हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ सबूत है, उनकी केस को खारिज कर दिया गया है। अब मीडिया की जगह उनमें उन्होंने कोर्ट में जिरह करनी चाहिए। पर एक बात ये भी है कि जो पीएमएलए कानून है वो बहुत कड़ा कानून है, कड़ा ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें आप कर क्या रही हैं जांच एजेंसी, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते रहिए, लोगों को गिरफ्तार करते रहिए, केस की इन्वेस्टिगेशन चलाते रहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी टिप्पणियां हैं, इस पर जरूर सरकार और ईडी ने सोचना चाहिए, समय मर्यादा तय करनी चाहिए या, परंतु ईडी के कानून को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये कानून ऐसे ही रहना चाहिए? जी, धन शोधन के मामलों में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के मामलों में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का तो ये आरोप है कि आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें खत्म ही कर देना चाहते हैं, इसलिए आपने उनके
एक के बाद एक नेता, कई कई मंत्री उनके आज जेल में है और कोई भी छूट नहीं रहा है। ऐसा है भाई, इमरजेंसी से ज्यादा बड़ा प्रयास इस देश में विपक्ष को खत्म करने का हुआ ही नहीं, फिर भी कोई खत्म नहीं हुआ। और हम तो भुक्तभोगी है इमरजेंसी के, हम ये सत्य को जानते हैं। ऐसा प्रयास करना ही बेईमानी है और कोई नहीं कर रहा है ऐसा प्रयास। मगर आप भ्रष्टाचार करते जाओ, बेइंतहा भ्रष्टाचार कर दो और आपको कोई हाथ न लगाए क्योंकि आप शोर मचाओगे, ऐसा भी नहीं चलता है। भ्रष्टाचार की ही बात करें, अमित जी, तो देखिए कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ने वाले हैं, एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उसको बताया। इधर हम देख रहे हैं कि जब से चुनाव की घोषणा हुई, आपने बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लिया। क्या आपको नहीं लगता इससे आपका जो स्टैंड है, एक जो आपको अलग दिखती थी पार्टी बाकियों से, अब आपके यहाँ भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी आ गए हैं पार्टी में, तो आपका डाइल्यूट होता है स्टैंड? जरा भी स्टैंड डाइल्यूट नहीं होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, मैं कई बार कई साक्षात्कार में कह चुका हूं, हमने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया है। सारे केस अपनी जगह पे हैं, कोर्ट के सामने है और कोर्ट को उसको अप्रिशिएट करना है। सारे चार्जशीट्स भी हो चुके हैं। हमने हाल ही में पढ़ा कि किस तरीके से EOW जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने अजीत पवार और उनकी पत्नी पर जो 25,000 करोड़ का मामला है, उसमें क्लोजर रिपोर्ट मेरा आपसे विनंती है, एक CBI का केस भी कोर्ट करते हो, फिर फैक्ट चेक करते हो आप लोग। ये इन्वेस्टिगेशन है, जब मामला दर्ज होता है तो 4-5 प्रकार की चीजों को मिलकर अलग अलग केस होते हैं। एक कॉन्क्रीट केस करप्शन का हो जाता है तो प्रोसीजरल फॉल्स हो या किसी की फेवर करने की, इस प्रकार के छोटे मोटे जो केस होते अपने आप वाइंड अप होते हैं और एक केस कंसोलिडेट कर एक ही घटना के केस होते हैं, वो एजेंसी चलाती है। इसको इतनी सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, समाचार की डेप्थ में जाना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। एक ही बताइए कि ये जो एक आरोप है विपक्ष का कि बीजेपी जो है वो एक तरीके से वॉशिंग मशीन है, कि भ्रष्ट व्यक्ति इस यहाँ आता है और वो साफ निकल जाता है, उसके केसेस नहीं परस्यू किए जाते, उस पर मुकदमे नहीं चलते। विपक्ष वालों को क्या हो गया मुझे, इसका मतलब आपका कपड़ा मैला तो है ना, वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है तो मैला तो है ना। कोई क्लीन नहीं होता, जनता सब जानती है भाई, मगर उन्होंने तो स्वीकार कर लिया हमारा कपड़ा मैला है। पर मैले कपड़े वालों को आप क्यों लेते हैं फिर? कोई ऐसे, ये तो इन्होंने एक मुहावरा कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कानून से बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार ने नहीं किया है। मैं आज देश की जनता के सामने आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं और इस मुद्दे पर कभी भी मैं बहस के लिए तैयार हूं। हाँ, पर मैं ये जानना चाह रहा था अमित जी कि जैसे अशोक चव्हाण है, क्या लेने की उनको जरूरत है? आपको उन पर केस चल रहे हैं और ऐसा बुरा केस चल रहा है उन पर, क्यों आप ऐसे लोगों को लेते हैं? पार्टी क्यों लेती है? देखिए, ये हमारी पार्टी के लोकल यूनिट तय करते हैं, परंतु मैं आपको बताता हूं कि इनको लेने के बाद कोई भी केस डाइल्यूट होता है या ड्रॉप होता है तब ये आरोप सही माना जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला सुनाया वो कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। कहा कि जिस तरह से ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान की बात थी वो नहीं हो। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद ये जो ईवीएम पर सवाल उठता है वो उठता रहेगा? जब तक राहुल गांधी जी राजनीति में है वो उठाते रहेंगे। अच्छा, क्यों आप ऐसा कहते हैं? वो इसलिए उठाते हैं कि उनको हारने का और कोई आत्मचिंतन करने का स्वभाव नहीं है उनका। क्यों हारते हैं वो सोचते नहीं है। ईवीएम पर ठोक देंगे, अपने साथियों पर ठोक देंगे, हारने का मूल कारण क्या है वो ढूंढेंगे तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो ढूंढते नहीं। मैं आपको बताता हूं, अभी अभी तेलंगाना में उनकी सरकार इसी ईवीएम से चुन कर आ गई। राहुल गांधी नए कपड़े पहनकर शपथ में पहुंच गए, तो ईवीएम सही है या झूठ है भाई? चेन्नई में आपके साथी की कब सरकार चुनी, सोनिया जी भी पहुंच गई वहां पर शपथ में, तो ईवीएम सही है या झूठ है? बंगाल में ममता दीदी जीती, ईवीएम सही है या झूठ है? हिमाचल में आप जीते, ईवीएम सही है या झूठ है? जब जीत जाते हो तब तो टप से शपथ ले लेते हो,
हार जाते हो तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हो। या तो कहना चाहिए ईवीएम का चुनाव है, हम जीतेंगे तो भी शपथ नहीं लेंगे, हमारा सत्याग्रह है। नहीं लेना चाहिए उनको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि वो आत्मचिंतन आत्ममंथन राहुल गांधी नहीं करते हैं। आप लगातार उनको देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव हारते हुए। 3 बड़ी वजह आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी बार बार चुनाव हारते हैं? भाई मैं क्यों चिंता करूं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। कांग्रेस पार्टी ने इनकी चिंता करनी चाहिए, मैं क्यों करूं। मेरी पार्टी में कोई गलती न हो इसकी चिंता मुझे जरूर करनी चाहिए। आत्मचिंतन भी हमारी टीम ने करना चाहिए। अब विपक्ष हार रहा है तो इसकी चिंता भला मैं क्यों करूं। लोकतंत्र की भलाई के लिए आप ये बताना चाहते हैं कि उनकी एक बड़ी अच्छा विपक्ष होना चाहिए। ये मैं भी विपक्ष मानता हूं, पर ये इतनी बुरी तरह से बार बार क्यों पिटता है? नहीं क्योंकि वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? वो उनको सोचना है। मेरा काम मेरी पार्टी को अच्छी रखना है, मेरी पार्टी को बढ़ाना है। ये बताइए कि सूरत में जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है, कैसे आप इसको देखते हैं? दिबांग जी मुझे एक बात बताइए, चुनाव नियमों से चलेगा या नियम के बगैर चलेगा? आप बताइए ना जरा। बिल्कुल नियमों से चलना चाहिए जी। ना? तो ये नियम हमारे समय में नहीं बने, इनकी दादी के पिताजी के समय बने। और मैं इसको बुरा नहीं मानता कि हर पार्टी ने अपने वफादार व्यक्ति को ढूंढकर टिकट देना चाहिए जो विड्रॉ ना करे। अब यहां इनके पास ऐसे लोग ही नहीं है, विड्रॉ कर लेते, ठीकरा हम पर फोड़ते। और ये पहली बार निर्दलीय कोई निर्विरोध नहीं चुना गया है। 37वीं बार सूरत में निर्विरोध चुनाव हुआ है। यशवंतराव चौहान कांग्रेस के दिग्गज नेता चुने, फारूक अब्दुल्ला भी चुनकर आए हैं, डिंपल यादव भी चुनकर आई है। तब तो कोई नहीं बोलता, आप लोग भी नहीं बोलते हो। कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं, उस समय का और आज का 2 ट्वीट में रखूं तो उनके शायद बदन पर एक भी कपड़ा ना बचे। वो कहते थे जब उनका निर्विरोध हुआ था तब उनके ट्वीट है, ट्वीट मतलब ट्विटर नहीं था उस जमाने में, मगर कहते बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है, सर्वसहमति से हो रहा है। आज वो रोना धोना रो रहे हैं। मैंने तो मेरे जीवन में इतने एक ही चीज पर अलग स्टैंड एक ही व्यक्ति के देखे नहीं अभी। आप कहने कुछ और वाले थे, फिर आपने बदल दिया सेंटेंस। नहीं, मैंने नहीं बदला। देखिए तकलीफ ये है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जोर जबरदस्ती सबको खड़ा कर रहे हैं। अब उसमें से 1-2 लोगों ने विड्रॉ कर दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें। एक ये जो चिदम्बरम जी ने कहा कि सीए का कानून है, बाकी जो 3 कानून है आपराधिक, उसको वापस लेंगे। देखिए मैं मानता हूं चिदम्बरम जी भी ये लेना चाहिए, ऐसा नहीं मानते होंगे, परंतु वायनाड में बहुत बड़ा माइनॉरिटी का वोटिंग था। तो ठीक वायनाड के चुनाव के 2 दिन पहले केरल जाकर स्टेटमेंट दिया है। अब चिदम्बरम भी भूल गए, आप भी भूल जाओ, कुछ नहीं होना है, इनकी सरकार ही नहीं आनी है, हम होने ही नहीं देंगे। ना सीए वापिस होगा, ना ट्रिपल तलाक वापिस होगा, ना 370 फिर से आएगा। हम सरकार में निश्चित रूप से आने वाले हैं और भविष्य में भी कभी कभार नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक ये नहीं होने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी को वायनाड में माइनॉरिटी के वोट दिलाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं। मुझे कई मुसलमानों ने कहा कि ये राहुल गांधी को जिताने के लिए बोले हैं। ये जो आपका जो संकल्प पत्र है उसमें यूसीसी लाने का वादा है, तो क्या हम समझे कि जो अगली मोदी सरकार होगी उसके पहले 100 दिनों में ये काम हो जाएगा? देखिए दिबांग जी, यूसीसी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है जिससे भारतीय समाज के इतनी बड़ी विविधता वाले समाज पे इसकी बहुत बड़ी असर होने वाली है। अभी हमने उत्तराखंड में यूसीसी को बनाया है, कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। स्वाभाविक रूप से इसकी सोशल, पॉलिटिकल और लीगल स्क्रूटनी होगी और तीनों जगह राजनीतिक बहस भी जरूरी है, सामाजिक बहस भी जरूरी है और कानूनी बहस भी जरूरी है। ये तीनों बहस समाप्त होने के बाद
जो सत्य निकलेगा, कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो भी इस पर सोचा जा सकता है। या तो ये तय होगा कि कानून ठीक ही है, तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि देश भर में यूसीसी लागू हो, परंतु पहले कुछ राज्य सरकारों ने, अलग अलग सामाजिक संरचना वाली राज्य सरकारों ने अपने यहाँ करना चाहिए और उसके बाद पूरे देश में इसको करना चाहिए। परंतु हमने हमारे संकल्प पत्र में लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में हम यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये 1950 से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हम पर जिम्मेदारी डाली है। ये देश पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं चला। और जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी आधा अधूरा किया है। क्रिमिनल लॉ में क्यों पर्सनल लॉ नहीं ले आए भाई? क्रिमिनल लॉ ने आपने करना पड़ेगा, तो चोरी करने वाले के हाथ काटने पड़ेंगे, बलात्कार करने वाले को पत्थर मार मार कर मार देना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ में नहीं लिया पर्सनल लॉ, सिर्फ सिविल लॉ में लिया, ये भी आधा अधूरा लिया है। अब समय आ गया है कि संविधान निर्माताओं के स्वप्न को पूरा किया जाए और यूसीसी लागू किया जाए। हमारी पार्टी इस पर प्रतिनिश्चयी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि जो आपके दिमाग में बात समझ आ जाती फिर आप उसमें देर नहीं लगाते। 370 कश्मीर का उदाहरण सबने देखा। यूसीसी क्या 100 दिन में आप लागू कर दें? मैंने कहा ना, यूसीसी देर न लगाने का विषय नहीं है, पूर्ण बहस कर लागू करने का विषय है, क्योंकि पूरे देश ने इस कानून के तहत जीना है। इस पर तीनों प्रकार की, कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक, तीनों प्रकार की बहस होनी चाहिए, जो हो रही है। आपको लगता है इसमें 100 दिन से ज्यादा का समय लगेगा? जितना लगेगा मुझे मालूम नहीं, अभी तो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हुआ है। ये जो एक और बात अपने संकल्प पत्र में रखी है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात। इस देश में जहां हर साल चुनाव होते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? इसकी राह क्या है? देखिए दिवांग जी, ये देश में यह 60 के दशक तक चला ही है। एक साथ ही चुनाव होते थे 60 के दशक तक। जब इंदिरा जी ने सामूहिक रूप से ऑपोजिशन की सरकारें तोड़ी, तब ये टाइम टेबल थोड़ा मिसमैच हो गया और वहीं से शुरू हुआ है। अब कानून बनाकर इसको एक साथ करने की जरूरत है। 5 साल में जनता एक ही बार मैंडेट दे, 5 साल में पार्टियां एक ही बार जनता के पास जाए और फिर 5 साल जिसको मैंडेट मिलेगा वो सरकार चलाए। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें क्या आपत्ति, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नरेंद्र मोदी सरकार ने कमेटी बनाई थी श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट सार्वजनिक है। उन्होंने सकारात्मक सिफारिश सरकार को करी है और मैं मानता हूं हमने घोषणा पत्र में सोच समझकर इसको लिया है। संकल्प पत्र में इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। तो मतलब जिनका जो टर्म बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा? हाँ, वो कानून बनाएंगे तब संसद इस पर बहस कर इसका प्रोविजन करेगी। एक बार तो बचे हुए टर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, मगर नया चुनाव होगा वो मानो 29 में करना है तो 29 तक का होगा, फिर 29 से सब एक साथ होंगे। चुनी हुई सरकार कोई नहीं गिरानी है, मगर नई सरकारें अल्पकाल के लिए चुनी जाएगी और फिर 29 से सब सरकारें 5 साल के लिए चुन जाएगी। ये बताइए कि जो इसमें एक बड़ी बात देखी जा रही है कि चुनावों में जो खर्चा होता है वो कम होता है, वो स्वाभाविक रूप से कम होगा। और इसमें कितना खर्चा होता है अमित जी? क्योंकि आप तो चुनाव बहुत लड़वाते हैं, लगातार लड़वाते रहे हैं। क्योंकि सीएमएस की एक रिपोर्ट बताती है कि 30,000 करोड़ खर्च हुआ 14 में और 19 में यह आंकड़ा करीब 65,000 करोड़ आ गया। बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, परंतु बार बार चुनाव से खर्चा मैं मानता हूं 1/5 हो जाएगा। जितना भी 100 रुपया होता है तो 20 होगा। पर ओवरऑल कितना खर्च होता होगा? अंदाज लगाना कोई सत्य नहीं बताएगा आपको, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज बताया किया, गैर कानूनी बताया, आपको आश्चर्य हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? मैं ऐसी आशा नहीं करता था। उसमें ये एक जो बात निकल कर आई जब जिस तरह से चंदा गया उसको देखने के बाद कि बहुत सारी जांच एजेंसियों ने जब जांच शुरू की तो कंपनियों ने पैसे दिए, बीजेपी को दिए, 14 कंपनियों ने 4,000 करोड़ रुपए दिए। ये जो आंकड़े आ रहे हैं इन पर आपको क्या कहना है? देखिए दिबांग जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को ध्यान से समझना चाहिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, चलो चुनाव तो चल ही रहा है, खर्चा भी कम नहीं हुआ है, कैसे होता होगा मुझे बताइए तो, कैसे होता है? आप बताएंगे? अच्छा, 2 नंबर के नहीं, जो भी कर रहे हैं कैसे करते हैं? सब 2 नंबर का पैसा नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या रास्ता है? विकल्प दिए बगैर बॉन्ड का विकल्प बंद हो गया, कोई रास्ता ही नहीं है। कभी न कभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए? नहीं, मैं तो मेरा मंतव्य देता हूं, कभी न कभी इस पर करना पड़ेगा। एक जो बड़ा चुनाव हो रहा है और बहुत ही करीब से देखा जा रहा है चुनाव, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। वहां आप मुस्कुरा रहे हैं, संदेशखाली की बात है, शिक्षक भर्ती घोटाले की बात है, ये कितने बड़े मुद्दे हैं आज पश्चिम बंगाल? दिबांग जी, मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को मैं भी करीब से देखता हूं और गंभीरता से इसमें अपना योगदान भी करता हूं। संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाले पर मैं बाद में आता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। सरहदी राज्य में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। जनसांख्यिकी का बदलाव बॉर्डर स्टेट में इतनी तेजी से होता है और ममता बनर्जी की सरकार आंख मूंद कर उसको समर्थन कर रही है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ये पूरे देश के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि बंगाल से आने के बाद सिर्फ बंगाल में नहीं रहता है ना कोई, देश भर में जा सकता है। दूसरा, सीए का वो विरोध कर रही है। एक और तो आप घुसपैठ होने देते हो, उनको गलत तरीके से नागरिकता भी लेने देते हो, और जो शरणार्थी आए हैं, जो लीगली नागरिकता चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि आसपास के पड़ोसी देशों से जो हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, इनको नागरिकता मिले, इसमें ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि घुसपैठियों की उनकी वोट बैंक नाराज होती है। पूरा बंगाल इसको गंभीरता से देख रहा है। तीसरी बात, वहां बेपनाह, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, इस प्रकार का करप्शन हुआ है। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है और आप इसको पार्टी से निकालते भी नहीं हो। नोट गिनने के मशीन गर्म हो जाते हैं, 6 एसबीआई ब्रांच के मशीन लाने पड़ते हैं। इतनी गरीबी वाले प्रदेश के अंदर आप मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारते हो। कट मनी, करप्शन, गुंडई, बम धमाके, चुनावी हिंसा, ये सारे मुद्दों से बंगाल की जनता त्रस्त है। ममता जी को दिखता नहीं है, उनको लगता है मैं जीत गई। मैं आज पूरे देश को बताने चाहता हूं कि 2015 में हमारी 2 सीटें थी, अब हम 77 पर पहुंचे हैं। हमारा एक एमपी था दार्जिलिंग से, आज हम 18 पर पहुंचे हैं। और संदेशखाली के अंदर तो जो हुआ है वो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने अपने नाक के नीचे धर्म के आधार पर सैकड़ों महिलाओं का शोषण होने दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने किया है। आप अरेस्ट नहीं करते हो।
हाईकोर्ट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर करना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए उनको। और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी गरीब घर के तेजस्वी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, निर्लज्जता के साथ पैसा लेकर 25,000 लोगों को नौकरी देना पड़ा, जिसको बंगाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया नौकरियों। आज वो 25,000 युवा भी दुखी है, और जो लाखों लोगों ने परिश्रम कर कर अप्लाई किया था वो तेजस्वी युवा भी दुखी है। मैं आपको बताता हूं, इस चुनाव के परिणाम आने दीजिए 4 तारीख को। हम कम से कम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतकर बाहर आएगी बंगाल से। तो मतलब 12 सीट आप और बढ़ाएंगे? बिल्कुल। फिर तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही सिकुड़ के रह जाएंगी वहां। नहीं, हम ममता बनर्जी को सिकुड़ कर रखना नहीं चाहते, हम बंगाल की परिस्थिति को सुधारना चाहते। उनके पास मौका था, जनता का रूह मालूम पड़ा था, मगर अपने भतीजे के मोह में इतना खुली छूट दे दिया। चारों ओर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खत्म, ऑपोजिशन को लटका कर फांसी दे देना। कब तक चलेगा डेमोक्रेसी में? इस बार देवांग जी मेरी बात याद रखना, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार जीतने जा रही है। बंगाल पर आप हमेशा सीटों का दावा करते हैं, बड़ा दावा करते हैं, इस बार भी आप बड़ा दावा करते हैं। अमूमन मैं सच भी पढ़ा हूं। हाँ, इस बार देखते हैं हम लोग इस बार कैसा जरूर होगा, ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा इस बार। पर इसी तरह से एक और राज्य है, बिल्कुल आप पश्चिम में चले आइए, महाराष्ट्र, जहां पर 2 बड़ी पार्टियां 2 फाड़ हो गई। आपने एक तरीके से नेताओं को तोड़ लिया। क्या वर्कर भी, वोटर भी उन पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं? और क्या जिस एनसीपी के वर्कर ने, वोटर ने बीजेपी का विरोध किया जिंदगी भर, क्या वो अब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी को वोट देगा, वोट ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने तोड़ा है पार्टियों के, आरोप आपका ठीक नहीं है। शरद पवार जी ने सुप्रिया जी को पार्टी की नेता बनाने के मोह में अपनी पार्टी को तोड़ा है, और उद्धव जी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के मोह में अपनी पार्टी को तोड़ा है। उनकी पार्टियां स्वयं टूटी हैं। जहां तक वोट शिफ्टिंग का सवाल है, कुछ तो वोट शिफ्ट होता ही है, परंतु गत चुनाव में जो मैंडेट मिला था 2019 में, वो मोदी जी का मैंडेट था। उद्धव जी को भी जो वोट मिले थे वो मोदी जी के नाम के वोट मिले थे, और वोटर जस का तस नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो एनडीए में है वो सारों को वोटर पसंद करेगा, उसका मुझे विश्वास है। मैंने बहुत डिटेल दौरा किया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में हमारी पोजीशन 1-2 सीट बढ़ सकती है, 1-2 सीट कम हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। पूरा महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। पर ये जो कह रहे हैं कि लोग इमोशनली अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उधर शरद पवार के साथ हैं, क्योंकि ये इतने दिनों से रहे। देखिए, छोटे से कमरे में बहस अंतहीन है। मैंने मेरा आकलन बता दिया। 4 तारीख को आप आपके शो में बताइएगा कि मेरा आकलन सही था या झूठा था। एक और राज्य जहां बहुत रोचक चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी काफ़ी सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। वहाँ देवेगौड़ा के जो ग्रैंडसन हैं, उनकी जिस तरह से वीडियो आज वायरल है प्रज्वल रवन्ना की, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको, कैसे समझते हैं? आप गृह मंत्री भी हैं देश के। देखिए, किसी वीडियो के आधार, मैंने तो देखी भी नहीं है, आपने भी नहीं देखी है, सिर्फ सुना है। किसी राजनेताओं के चुनाव के वक्त वीडियो जारी करने के आधार पर मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं एक छोटा सा सवाल आपको कहना चाहता हूं। दिव्यांग जी, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, कर्नाटक में सरकार किसकी है? बताइए ना जरा, आप किसकी है? कांग्रेस सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कदम किसने उठाना है? बताइए ना जरा। कांग्रेस को उठाना है ना। वो हमें सवाल पूछ रहे हैं। भाई, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस को।
अगर आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हो? हमें क्या सवाल पूछ रहे हो? माइक में इतने जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है भाई? आप कदम उठाओ। अगर कोई नकारा है तो आपका मुख्यमंत्री नकारा है, आपका गृह मंत्री नकारा है। मुझे मालूम नहीं है सच है झूठ है, ये पॉलिटिकल आरोप है, सच्चा है झूठा है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मगर कांग्रेस कंप्लेन क्यों कर रही है और किससे कर रही है? काम तो आपको करना है और आप लोग भी हमें सवाल पूछ रहे हो। कोई खड़ा होकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को नहीं पूछता कि भाई आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हो? हम कैसे कर सकते हैं? देश का गृह मंत्री राज्य की कानून और व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान ने बनाया हुआ कानून है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का जिम्मा है, ये कार्य का विभाजन है। ये सवाल आपने मुझे पूछने की जगह राहुल गांधी को पूछना चाहिए। अब कहीं आता है तो पूछिएगा उनको। जरूर पूछूंगा, आपके हवाले से पूछूंगा। ये मैं पूछ रहा हूं कि एक बहुत ही गंभीर मसला है बीजेपी के लिए, इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जिस तरह से बयान दिया, हालांकि उन्होंने उसके बारे में माफी भी मांगी, कई बार मांगी और हाल में उन्होंने फिर कहा कि गुस्सा प्रधानमंत्री जी पर मेरे कुछ कहा, प्रधानमंत्री जी पर गुस्सा मत उतारो। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आपके वोटर रहे लंबे समय से, जनसंघ के जमाने से वो कह रहे हैं कि हम आपके वोटर रहे। क्यों नहीं आपने ऐसी कोई कोशिश की उनको मनाने की, उनको समझाने की? क्या इसमें तो आप लोग बहुत नहीं, हम कर रहे हैं कोशिश, बातचीत भी चल रही है और रूपाला जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में मन से 4 बार माफी मांगी है। चुनाव अभी 7 तारीख को है, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। मैं तो आशान्वित हूं। पर ये इसका जहां जहां वोटिंग हुई आप देखते हैं उसका असर होगा, चाहे वो राजस्थान की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो। देखिए, इस तरह के बयान का कितना असर होगा उसका आकलन करना बड़ा कठिन होता है, परंतु मैं मानता हूं कि रूपाला जी के माफी मांगने के बाद, और सार्वजनिक माफी मांगी, ऐसा कोई घर में नहीं मांगी है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इसके बाद काफी हद तक मामला डाइल्यूट हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बड़ी चर्चा है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा कि यूपी में जो चुनाव होंगे, खासतौर पर अमेठी में और रायबरेली में, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिखाई देंगे और एक तरीके से बदलाव की नई हवा दिखाई देगी वहां, जहां तक कांग्रेस की बात है। नया क्या है? सालों से वो वहां लड़ रहे हैं, बाहर भी रहे, फिर से एक बार हारेंगे। इसीलिए तो लड़ने नहीं गए, वरना इतनी बड़ी पार्टी के 2 शीर्ष नेता क्यों कंफ्यूज है? मुझे बताइए तो, कंफ्यूज क्यों है? नामांकन भी शुरू हो गया क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है भाई। राहुल गांधी लड़ेंगे तो फिर से स्मृति जी जीत कर आएगी। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती इंडिया अलायंस में आ जाती तो क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव होता? गत चुनाव में साथ में ही थे, सब साथ में थे, कुछ बदलाव नहीं हुआ। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में मोदी जी बहुत सघन प्रचार कर रहे हैं। आपका जो वोट प्रतिशत है, हमारे जो भी ओपिनियन पोल्स हैं उसमें दिखा रहे हैं कि वोट प्रतिशत आपका बढ़ा है, लेकिन सीटों का आंकड़ा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अटक कहाँ रही है ये बात? मुझे लगता है इस बार हमारी सीटें भी आएगी, केरल से भी आएगी, आंध्र प्रदेश से भी आएगी, तमिलनाडु से भी आएगी और तेलंगाना में हम अच्छी खासी बढ़ोतरी भी करेंगे। तेलंगाना में भी? जी। पर ये ऐसा तो नहीं है कि खास लेवल पर जब पार्टी का वोट प्रतिशत होता है तभी सीटें आनी शुरू होती हैं, उससे पहले वो सीटें नहीं आ पाती हैं? नहीं, वोट प्रतिशत के साथ साथ हमारा संगठन भी अब वहां बढ़ा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, हमारा संगठन का भी विस्तार हुआ है। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको मत में कन्वर्ट करने के लिए हमारा संगठन अब तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस बार चारों राज्यों से हम अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। एक जो बात देखी गई खासतौर पर इस साल के शुरुआत में, यानी जनवरी फरवरी की बात अगर करें, तो जिस तरह का उछाल था, एक उभार था राम मंदिर को लेकर,
ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर बन गया है, अब तो 400 के भी पार जाएगी पार्टी। उसमें आपको लगता है कि कमी आई है, वो बात उतनी पहुंच ही नहीं पाई, जो वो एक तरीके से उछाल था वहां रहा नहीं, अब धीरे से वो नीचे की तरफ सरकता जा रहा है ये मुद्दा चुनावों में? देखिए दिव्यांग जी, हमारे लिए कभी भी राम मंदिर चुनावी फायदे का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर हमारे विश्वास का मुद्दा था और इसीलिए हमने आंदोलन किया था। परंतु जहां तक चुनावी फायदे का सवाल है, इस देश का हर परिवार ये मानकर चलता है कि वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण की पॉलिसी के तहत इन पार्टियों ने इतने साल तक राम मंदिर को रोक कर रखा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ये पूरा हुआ है। और दूसरा, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज तब हुए जब इनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला और वहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं गए। इतना डर उन पर अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक का है, इसने काफी सारे बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के दिल को दुखाया है। चलते हैं उस राज्य में जहां आपकी बहुत रुचि है, आपने बहुत काम किया है, जम्मू कश्मीर। बदलाव दिख रहा है क्या? ये वहां जिस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा बलों का, उसकी वजह से है या ये बदलाव वाकई में है? हैवी डिप्लॉयमेंट कब नहीं था दिव्यांग जी? मनमोहन सिंह की सरकार से एक भी सिपाही हमने बढ़ाया नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 4 से 14 में आतंकवादी 7,200 घटनाएं हुई थी, अभी 2,000 हुई। कुल मृत्यु 2,829 हुए थे, अभी 915 हुए। नागरिकों की मृत्यु 1,800 हुए थे, अब 300 हुए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1,060 मरे थे, अब 574 मिले। पत्थरबाजी की घटना अंत में 2,654 हुई थी, आज 0 हुई। 2,80,00,000 यात्रिक पहुंचे। मोहर्रम का जुलूस निकलना शुरू हो गए, वहां रात के थिएटर चालू हो गए, एक साथ 30 थिएटर बनने लगे हैं। इन्वेस्टमेंट आया है, धारा 370 समाप्त हो गई है, एक ध्वज है वहां पर, और लाल चौक पर भी ढंग से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और मोहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है। ये परिस्थिति का बदलाव जो है जनमानस के बदलाव के कारण हुआ है। डेवलपमेंट के ढेर सारे काम हुए, हर गरीब को अपना अधिकार मिला है, पंचायत के चुनाव हुए हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी है। इस सब का परिणाम है वहां वातावरण सुधरा है और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। जो चुनाव हो रहे हैं दुनिया भर में, इस साल करीब 70 देशों में चुनाव हो रहे हैं। एक बड़ी चिंता वो टेक्नोलॉजी का असर, डीप फेक की बात हो रही है। हमने यहाँ देखा कि आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप आरक्षण के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर चिंता है आपको? इसको लेकर असर पड़ेगा चुनावों में? नहीं, मैं शुरुआत में तो असर दिखाई पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे जनता हर व्यक्ति की विश्वसनीयता को जानती है और एक जगह तो कोई बोलता नहीं है इस इश्यू पर। 25 जगह पे मेरे देश में भाषण हुए, मोदी जी के हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हुए, राजनाथ सिंह जी के हुए, कई सारे प्रचारकों के हुए। तो पार्टी की पॉलिसी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई गेन कर लेगा, एक कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। अब एक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन फेस करें। अब कहेंगे कि हम पर एजेंसियां छोड़ दी हैं। अब फेक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़ दी हैं। अब इनके मुख्यमंत्री को कोई समन किया है, मैंने आज यहां आसाम में किसी पत्रकार ने मुझे बताया, तो कल फिर रोना धोना प्रियंका जी का चालू होगा। चलिए, तो जनता सब जानती है। अमित जी, आप आंकड़ा देखते हैं, आप बहुत करीब से चुनाव देखते हैं, आपको सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार चुनाव का माना जाता है। कितना आंकड़ा आप देख रहे हैं? अगर मैं आपको 20 की रेंज में
बीजेपी का पूछूं तो कितना आप देख रहे हैं? देखिए 20 की रेंज क्यों, 542 सीटें हैं। मैं आंकड़ा ही बता देता हूं, हम 400 पार एनडीए निश्चित करेगा। मेरी बात आप लिख कर रखिएगा और 4 तारीख को देश की जनता को बताइएगा। 400 पार के बाद कितना? कुछ भी हो सकता है, 400 का पार कर लेंगे हम। और जब सरकार बनेगी तो आपको क्या लगता है कि आप गृह मंत्री रहेंगे? वो मैं नहीं तय कर सकता, मेरी पार्टी तय करती है और मंत्रालय प्रधानमंत्री तय करते हैं। 3 बड़े काम क्या तय किए हैं पार्टी ने? आप कह रहे हैं कि बहुत पार्टी इस पे भी देख रही है कि देखिए हमारा संकल्प पत्र देश की जनता के सामने रखा है, मोदी जी ने स्वयं रखा है। इसमें 3 नहीं बहुत सारे बड़े काम हैं और वो सब काम हम निश्चित रूप से, मैं भरोसे से कह सकता हूं, जो मेरी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे जितने भी वादे हैं इसको हम पूरा करते हैं। अमित शाह जी, आपने हमें इतना समय दिया। मैं जानता हूं कि आपने आज बहुत रैलियां की, बहुत बड़ा एक रोड शो भी किया है यहाँ गुवाहाटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।